दोस्तों नमस्कार। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, यानी जनता के लिए, जनता से और जनता के द्वारा, जो संविधान के मूल उद्देश्य हैं, उसके साथ ही आप सभी का हम स्वागत करते हैं ग्राउंड जीरो पे। तो दोस्तों हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि तमाम जो दुश्वारियां हैं जनता की, और साल दर साल सत्ता सियासतें बदलती गई, सियासतदान बदलते गए, मंत्री संतरी नेता बदलते गए, तारीखें बदलती गई, नहीं बदली तो जनता की दुश्वारियां, बुनियादी आम जनता की बुनियादी सेवाओं, सुविधाओं और बुनियादी जरूरतों से जुड़ी दुश्वारियां, चुनौतियां, समस्याएं, विसंगतियां, आप चाहे जो भी कहें, आप जिस रूप में कहें, वो नहीं बदली। काफ़ी कुछ बदलाव भी हुआ, लेकिन बहुत कुछ बदलाव होना चाहिए था, नहीं हुआ। और जो बदलाव हुआ भी है बुनियादी सेवाओं, सुविधाओं या बुनियादी ढांचागत विकास को लेकर, वो गुणवत्ता के मानकों पे कितना खरा उतर पाता है। कमीशनखोरी, रिश्वतखोरी, दलाली, मिलावट के इस बाजार में, जो भारत में उदारीकरण के बाद 1992-93 के बाद दलाली, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, रिश्वतखोरी के कारण तमाम जितने भी बड़े छोटे निर्माण कार्य हुए हैं, वो गुणवत्ता के मानकों पे खरे उतरेंगे तो उतरेंगे कैसे? अंतर्राष्ट्रीय जो ग्लोबली जो मानक होते हैं, इंडिकेटर होते हैं, इंडिकेशन होते हैं, ग्लोबली जो क्या कह सकते हैं, जो नॉर्म्स कंडीशन, टर्म कंडीशन होती हैं, वो कितने खरे उतरते हैं वो आप देख सकते हैं कि भारत में बुनियादी ढांचे से जुड़े निर्माण कार्य उद्घाटन से पहले ही ढह रहे हैं, जबकि अंग्रेजों के जमाने के पुल और निर्माण कार्य आज भी खड़े हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि उदारीकरण के बाद सब कुछ भ्रष्ट, कमीशनखोरी, रिश्वतखोरी, दलाली पर आधारित भ्रष्ट बाजार के हवाले ही सब कुछ नीलाम होके रह गया। देश के संसाधन नीलाम हुए, देश के करोड़ों जनता के जो देश की करोड़ों जनता की जो गाड़ी कमाई, खून पसीने की कमाई जो टैक्स के रूप में जाती है, उसकी तमाम चीजें नीलाम हो गई। तो ये देश के संसाधनों की सत्ता सियासत की दलाली के बाद देश के संसाधनों की नीलामी की तो की किसने? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? और क्यों भारत में बुनियादी ढांचागत विकास है वो उस रूप में नहीं हो पाता है जिस रूप में होना चाहिए, और कहीं तो बिल्कुल ही नहीं होता है। कुछ निर्माण कार्य जो हुए हैं, मैं आपको बता दूं, जो भी जितने भी निर्माण कार्य हुए हैं, अगर उनकी गुणवत्ता के मानकों पर जांच की जाए तो तकरीबन ये लगा लो आप कि 70% जो भारत में छोटे बड़े निर्माण कार्य हैं, चाहे वो पुल हैं, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हैं, स्कूलें हैं, चाहे वो तटबंध हैं, गंगा घाट हैं, वो तमाम विभागों से जुड़ी बिल्डिंगें हैं। जब संसद भवन, भारत में जो नया संसद भवन बना, वो तक चू रहा है, टपक रहा है वहाँ पानी, तो अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण कार्यों के क्या हालत होंगे वो आप खुद जान सकते हैं। क्योंकि जब सारी चीज़ों में दलाली, कमीशनखोरी, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो फिर जब राष्ट्रपति पर संसद भवन ही टपक रहा है, तो फिर और निर्माण कार्यों की, बुनियादी ढांचे और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े अन्य निर्माण कार्यों की क्या स्थिति होगी, ये अपने में बड़ा सवाल है। और ये सवाल लोकतंत्र कि भारत में जब लोकतंत्र की स्थापना हुई आज़ादी के बाद, साल दर साल बढ़ता गया है सुरसा के मुंह की तरह, लेकिन कम होने का कहीं नाम ही नहीं लेता है। भ्रष्टाचार ही जब, कमीशनखोरी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, दलाली ही जब आचार विचार, संस्कार, शुचिता संस्कार बन जाता है, यही जब सत्ता सियासतदानों की सभ्यता संस्कृति बन जाता है, यही नीति नियति बन जाता है, तो बदलाव सकारात्मक दिशा में जाएगा तो जाएगा कैसे, किस रूप में जाएगा? और जब संसाधनों के संरक्षण और संवर्धन करने वाले ही इनके नीलामी पे उतार हो जाए
आमादा हो जाएं तो फिर कोई किसी और से मदद की दरकार रखेगा तो रखेगा कैसे? जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर सत्य, न्याय, समता और निष्पक्षता की गुहार कोई लगाएगा तो लगाएगा किससे, किस रूप में लगाएगा, ये बड़ा सवाल रह जाता। तो दोस्तों अभी आपको हम एक चीज़ दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में अभी आपने देखा होगा शटल सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। अभी एक घोषणा हुई है, सॉरी शटल सेवाएं नहीं, वो रोपवे ये सोनप्रयाग कस्बा है। आप हमें अभी ग्राउंड जीरो पे सोनप्रयाग में हैं और यहाँ से जल्दी 4000 करोड़ की बहुप्रतीक्षित महत्वाकांक्षी जो परियोजना है रोपवे की वो शुरू हो जाएगी। यानी सब कुछ यहाँ पे पहले साल दर साल हेलीकॉप्टर कंपनियां बढ़ती गई और अब रोपवे भी बनेगा। यानी सब कुछ हवाई हो जाएगा, हवा में ही सफर होगा। तो जमीन पे जाने वालों का क्या होगा? हवा में जो सफर करेंगे जिनके पास पैसे होंगे, लेकिन जिनके पास जो मिडिल क्लास यात्रा करता है या लोअर मिडिल क्लास या आम आदमी यात्रा करता है ऑन द रूट से, वो कैसे यात्रा करेगा? ये बड़ी चीज़ें हैं। अभी मैं सोनप्रयाग के पास में हूँ और ये देखो आप, ये रोड की क्या हाल हो रखे हैं, ये देखो आप। और यात्रा सीजन शुरू होने में बस चंद महीने कहें आप, चंद दिन कहें आप, चंद हफ्ते कहें आप, क्योंकि 2 मई से शुरू होने वाले हैं। ये मार्च का लगभग क्या कह सकते हैं कि जो मार्च का मध्याह्न चल रहा है, उसके बाद उत्तरार्ध होगा। और तो अब सवाल ये उठता है कि कई बार लोग हम पे ही कई चीज़ें बोलते हैं कि तुम्हें क्या पड़ी हुई है। देखो, सच्चाई बयां करने में हमें कोई गुरेज है नहीं, हम सच्चाई बयां करने में कोई कोताही, एक नागरिक कर्तव्य हमारा जो है उसके नाते हम सच्चाई को बयां करने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे, कोई गुरेज नहीं करेंगे, कोई परहेज नहीं करेंगे। पहले भी नहीं किया था, अब भी नहीं करेंगे जी। तो ये देख लो साहब, ये क्या हो रखा है, ये देख लीजिए। और जल्दी ये पिछले साल भी आपने देखा होगा यहाँ पे काफ़ी कुछ वो हुआ था, एक क्या कह सकते हैं। और अभी बरसात जैसे चालू होगी यहाँ पे, तब तो और भी भयंकर स्थिति हो जाएगी यहाँ पे। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, ये सोनप्रयाग जो कस्बा है ना, नीचे जो NH का है, राष्ट्रीय राजमार्ग, केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, हम अभी केदार घाटी में सोनप्रयाग जो मुख्य पड़ाव में से एक है। इसके बाद गौरीकुंड आता है आगे लगभग 12-14 किलोमीटर। तो ये जो मुख्य पड़ाव है, यहाँ तक तो NH का काम है, यानी इसको राष्ट्रीय राजमार्ग में शामिल किया गया है। लेकिन जो ये रास्ता है उसके बाद का जो सफ़र होता है वो ऐसे ही राम भरोसे चल रहा है। पिछले आपदा के बाद भी, आपदा के बाद स्थितियाँ और बिगड़ गई हैं, वो साल दर साल और बिगड़ती ही जा रही हैं। आपदा से पहले भी यही स्थिति थी, जब 9 किलोमीटर का मार्ग था यहाँ पे। और अविभाजित उत्तर प्रदेश में जब उत्तराखंड था तब भी यही स्थितियाँ थी, आज भी वही स्थितियाँ हैं। आप देख सकते हैं पीछे सड़क परिवहन जो हमारी बुनियादी सेवाओं और सुविधाओं में आता है, चाहे वो पेयजल हो, विद्युत हो, सड़क परिवहन से जुड़ा काम हो, या तमाम जो यात्रा पर्यटन तीर्थाटन से जुड़े वो तमाम बुनियादी चीज़ों में आते हैं। तो अभी आप ये देख लो, जब ऐसे हाल यहाँ पे हो रखे हैं, तो अब ये लगा लो आप, जब यात्रा शुरू होगी तो फिर क्या हाल होंगे यहाँ पे, ये अपने आप में एक देखने वाली स्थिति रहेगी। कितनी बुरी कंडीशन हो जाएगी यहाँ पे, देख लो आप। और अभी हमने कुछ और भी वीडियो में देखा था यहाँ पे पहले भी, ये दरअसल आज का नहीं है, ये अब आगे आप जाएंगे, आगे भी लगभग ऐसी स्थितियाँ हैं कि जो पहाड़ियाँ दरक रही हैं लगातार, वो खराब वो होती है। थोड़ा हम आपको थोड़ा नज़दीक से भी दिखा देते हैं। यहाँ तक तो तब भी ठीक है, लेकिन इससे आगे अब आप लगा लो। और अभी तुरंत यात्रा सीजन चालू होगी, तो उसके बाद आपाधापी में जैसे प्रत्येक साल होता है ना राम भरोसे, वैसे ही काम शुरू होगा। और जब इस संबंध में बात की जाती है तो NGT का हवाला दिया जाता है हमेशा सेंचुरी इलाके का। ये देख लो साहब, ये देख लो आप,
तो अब सवाल ये भी उठता है कि एनजीटी से क्यों उत्तराखंड सरकार बात नहीं करती है, या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्यों बात नहीं करते हैं, चाहे वो एनजीटी हो चाहे जो भी हो, उनसे बातें क्यों नहीं की जाती हैं। ये देखो किस प्रकार से यहाँ पे दुश्वारियाँ हैं, गाड़ी चढ़ नहीं पा रही है, और ये अभी के हालात हैं। तो अब बाद के हालात क्या होंगे आप देख सकते हैं सब। और जब बरसात में यहाँ पे स्लिप जैसी स्थितियाँ होती होंगी, ये देख लीजिए। अभी आप हमारे सामने, हम आपको ग्राउंड जीरो देखो लगा हम दिखा रहे हैं, आंखों देखा हाल दिखा रहे हैं, ये तस्वीरों के आसरे सारी चीजें हम दिखा रहे हैं, ये देख लो सब। तो पिछले 2013 के बाद न तो इसका डामरीकरण हुआ, न इसका ढंग से रखरखाव हुआ, और न चौड़ीकरण हुआ, कुछ नहीं हुआ। और ऐसे में यात्रियों को जो परेशानियां होती हैं, दुश्वारियां होती हैं, वो देख लो भाई। क्या भाई साहब देखिए कितना जान जोखिम में, ये तो बड़ी विस्फोटक स्थिति है, बड़ी त्रासदीपूर्ण और चिंताजनक स्थितियां बन पड़ी हैं। इसकी जिम्मेदारी जवाबदेही तय करेगा, तय कौन करेगा, कौन जवाब देगा, कौन जवाब। भाई साहब ये देख लो कौन, ये क्या हो रखा है यहाँ पे देखो। और अभी प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब मुखवा में आए, उन्होंने घोषणा की किस चीज़ की, यहाँ रोपवे की घोषणा की, फूलों की घाटी में यहाँ पे हो, वैली ऑफ फ्लावर्स ओली वगैरह में। और यहाँ पे भी सोनप्रयाग से ये देख लो आप, 4000 करोड़ की ये है सोनप्रयाग कस्बा, 4000 करोड़ की महत्वाकांक्षी और बहुप्रतीक्षित वो होगा, लेकिन रोपवे यहाँ पे प्रोजेक्ट होगा। लेकिन साल दर साल हेलीकॉप्टर कंपनियां रोपवे वगैरह बढ़ते जाएंगी, क्या उनके लिए एनजीटी के मानक तय नहीं होंगे, खासकर हेलीकॉप्टर कंपनियों के लिए। और ये सिर्फ सोनप्रयाग से गौरीकुंड की रोड में एनजीटी के मानक क्यों आ जाते हैं जी, ये बड़ी स्थितियाँ रह जाती हैं। ये जो तमाम आप तस्वीरों के आसरे आप देख रहे हैं, हम कड़ी दर कड़ी ग्राउंड जीरो से, हम लगातार हम ग्राउंड जीरो से तस्वीरों के आसरे भी, आंकड़ों और तथ्यों के आसरे हम कड़ी दर कड़ी आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाते जाते हैं। और आप कितना समझ पाते हैं